चलिए, तो अगला सिद्धांत है मजदूरों का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। क्या है? मजदूरों का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। इसमें क्या है कि मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवेंस ने किया था। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ये मांग और पूर्ति तो होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि आधुनिक में है उसमें मांग और पूर्ति है, लेकिन ये दोनों कैसे अलग है उसको आप इधर से ही ध्यान दें। तो पहला है, तो साम्य की दिशा में मजदूरी श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादक श्रम की मांग उसकी उत्पादकता के कारण करता है। हाँ, तो ठीक है, यदि श्रम की उत्पादकता ऊंची होती है तो मजदूरी दर भी ऊंची होती है। इसके विपरीत यदि श्रम की उत्पादकता नीची होती है तो श्रम की मजदूरी भी दर नीची होती है। क्या है उसमें? उत्पादकता है। उत्पादन क्या था कि श्रम कितना उत्पादन कर रहा था, उत्पादन की मांग है। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये देखिए डायग्राम बना हुआ है कि इसमें क्या दे रखे है, नीचे तो श्रम की मात्रा, ये लेबर है, और ये मजदूरी की दर है। तो किसके अनुसार मतलब श्रम की मात्रा कितनी, उत्पादन कितना कर रहे हैं, उसके अनुसार उनकी मजदूरी की दर निर्धारण करें। ठीक है, अगर मजदूरी की मात्रा और ये जहाँ पे कटती है, ये वेजेस यहाँ कट रहा है और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया उसका मांग वक्र, और ये क्या है उसका सप्लाई वक्र। तो इनकी मजदूरी यहाँ पे निर्धारित हो गई। अगर मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा तो मजदूरी की दर ये हो जाएगी और उसकी श्रम की मात्रा ये हो जाएगी, और अगर बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी और मात्रा भी ये हो जाएगी। इस अनुसार तो इस प्रकार ये डायग्राम में दिया गया है। आगे है मजदूरी का बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मजदूरी का बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो मजदूरी के जो बट्टा युक्त है, बट्टा का मतलब क्या आता है? डिस्काउंट। बट्टा का है डिस्काउंट। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टॉजिंग ने। जो बट्टा युक्त है उसका सिद्धांत किसने दिया था? टॉजिंग ने। मजदूरी श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं होती है, क्योंकि मजदूरी का भुगतान उत्पादन के पूरा होने के पहले ही किया जाता है। उत्पादन के पूरा होने से पूर्व ही सब सीमांत उत्पादकता को ज्ञात नहीं कर सकते। नियोक्ता श्रमिकों को अग्रिम चुकाता है, वह या तो अपने पास से भुगतान करता है अथवा कहीं और से उधार लेके श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करता है। मतलब पूर्व में मजदूरी तो करेगा, उससे पहले उसका क्या करता है? भुगतान करता है। तो इस प्रकार प्राप्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऐसी दशा में श्रमिकों को जितने दिन अग्रिम मजदूरी दी जाती है, क्या अग्रिम मजदूरी दी जाती है, उतने दिनों की मजदूरी पर जो ब्याज होता है उसको श्रम की क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादकता से काट कर श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत रेयर केस में होता होगा कभी, बहुत ही अनरिलेवेंट सिद्धांत है ये। ठीक है, अब देखते हैं मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और अभी वर्तमान में प्रचलित मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, जो अभी उससे पहले पढ़ा था ये वाला सीमांत उत्पादकता, ये और ये काफी मिलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क, इसमें देखो वर्ड क्या आ रहा है? उत्पादकता। ठीक है, इस चीज को ध्यान दो। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के सामान्य नियम द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार मजदूरी भी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर, यहाँ पे सिर्फ की मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होगी। आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण होगा। तो पहले देखते हैं कि श्रम की मांग कौन करता है, क्या होती है। तो श्रमिकों की मांग किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादकों द्वारा की जाती है। उत्पादक श्रम की मांग करते हैं, करते समय श्रम की सीमांत उत्पादकता के मुद्रा मूल्य को भी ध्यान देते हैं, क्योंकि श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पत्ति ह्रास नियम के परिणाम स्वरूप सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी। क्या है शब्द? कि सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी उत्पत्ति के ह्रास नियम। दो वर्ड आ रहे हैं, तो देखो सीमांत उत्पादकता क्या होती है कि जैसे 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है
उसके बाद अगर 11वीं इकाई का उत्पादन कर रहा है तो उसमें कितनी लागत हो रही है और कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, कि अगर 10 श्रमिक लग रहे थे तो 100 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, अगर 11वीं लगते ही 109 उत्पादन हो रहा है, तो जो सीमांत उत्पादक कितनी हो गई, 9 इकाई की। ठीक है, और उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है कि जब पूर्ण रूप से बाकी साधनों का प्रयोग नहीं होता है तो श्रमिकों को बढ़ाते तो उत्पादन और ज्यादा बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद और बढ़ाते जाते हैं तो मजदूरी जो उसके उत्पादन है वो बढ़ता तो है, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो धीरे हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 2 श्रमिक थे, उसके उत्पादन कर रहे थे, फिर अगर तीसरा लगा, 2 श्रमिक थे तो मान लो 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहे थे, तीसरा लगाते तो 15 इकाइयों का उत्पादन कर दिया। ठीक है, तो वो तो क्या होगा, एकदम बढ़ रहा है। या 16 करते हैं तो क्या हो गया, बढ़ रहा है। लेकिन अगर तीसरा लगाते ही 2 इकाई बढ़ती है, यानी कि 12 इकाइयों का ही उत्पादन करती है, तो क्या हो रहा है, सीमांतता घट रही है। तो ये तीनों स्थितियाँ आती है उत्पत्ति के ह्रास नियम में। ठीक है, एक उत्पत्ति वृद्धि नियम होता है, एक उत्पत्ति समता नियम होता है, एक उत्पत्ति ह्रास नियम होता है। और उत्पत्ति के नियम कब होते हैं, अल्पकाल में। ठीक है, उत्पत्ति के नियम कब लागू होते हैं, अल्पकाल में। और पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं वो कहाँ होते हैं, दीर्घकाल में। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए उद्योग में प्रत्येक उत्पादक श्रमिकों को उस सीमा तक प्रयोग करेगा जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य उसको दी जाने वाली मजदूरी के बराबर हो, अन्यथा उत्पादक श्रम की उत्पादकता से अधिक मजदूरी नहीं देगा। तो वो जितना उत्पादन कर रहा है, सीमांत उत्पादकता उसकी जो बन रही है लास्ट में, उससे ज्यादा तो वो उत्पादन के लिए उसका मजदूरी देगा नहीं। ठीक है, अब है श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर। एक उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति का अर्थ है एक विशेष प्रकार के श्रमिकों की संख्या जो विभिन्न मजदूरी की दरों पर अपनी सेवाओं को अर्पित या ऑफर करने के लिए तत्पर होते हैं। दूसरा है कार्य करने के घंटे जो प्रत्येक श्रमिक मजदूरी की विभिन्न दरों पर देने को तत्पर है। मतलब श्रमिक काम करने के लिए तैयार है विभिन्न दरों पर अपनी सेवाएं देने के लिए, या फिर अपने श्रमिक जो अपने विभिन्न समय के अनुसार भी देने को तत्पर है, तो वो क्या होगी, श्रम की पूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः श्रमिकों की पूर्ति तथा मजदूरी दर में सीधा संबंध होता है। कैसा होता है, सीधा संबंध होता है। क्यों, मजदूरी बढ़ेगी श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी, श्रमिकों की मजदूरी घटेगी तो श्रमिकों की पूर्ति घटेगी। क्या है, सीधा संबंध रहता है। अर्थात ऊंची मजदूरी पर अधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी पर कम श्रमिक कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। श्रमिक अपने कार्य के बदले कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य लेना चाहेगा जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। अतः श्रमिकों का जीवन स्तर उनकी मजदूरी की न्यूनतम सीमा को निर्धारित करता है। किसको करता है, न्यूनतम सीमा को। इतनी तो जरूर लेना चाहेगा, मजदूरी बिल्कुल भी घट जाए तो वो सभी श्रमिक काम करना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ मजदूरी जीवन स्तर को बनाए रखे, इतनी तो वो जरूर प्राप्त करना चाहिए। अगर वो इतना पूरे दिन मजदूरी भी करे और उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी तो वो मजदूरी नहीं करेगा। ठीक है, अब इस पर क्या लगता है, आय का प्रभाव कैसे कार्य करता है, इनकम इफेक्ट। तो ये ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। इनकम प्रभाव कैसे पड़ेगा, श्रम की पूर्ति पर ऋणात्मक। क्यों, कि बढ़ी हुई मजदूरी के कारण जब श्रमिकों की आय बढ़ती है, जब मजदूरी बढ़ेगी तो क्या होगी, श्रमिकों की आय बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, अधिक आराम करना पसंद करते हैं। इसका प्रभाव श्रम की पूर्ति पर पड़ेगा और किन सीमाओं के पश्चात बढ़ी हुई मजदूरी के कारण श्रम का पूर्ति वक्र पीछे झुक जाता है। ठीक है, ये आय प्रभाव हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछ सकता है, भले कंपटीशन के हो या जो कॉलेज के एग्जाम्स हैं उनमें कई बार ये पूछ सकता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो वक्र है ना, ये सप्लाई वक्र बाकी किसी में भी ऐसे पीछे नहीं झुकता है बाकी। ठीक है, मजदूरी के अंदर ये सप्लाई वक्र पीछे झुक जाता है, ये वापस इसकी ओर मुड़ जाता है। इस मुड़ने का कारण क्या है, वो है आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या है कि सप्लाई अगर मजदूरी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी तो वो क्या करना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। उतना क्या चाहिए कि अगर मजदूरी बढ़े तो और ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे, वो काम ज्यादा करना चाहेंगे। लेकिन होता क्या, वो काम और नहीं करना चाहता क्योंकि उनको जितनी भी उनकी आवश्यकता पूरी है वो तो कम काम करने में हो चुकी है। तो अब वो क्या करना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। इसलिए क्या होगा, पूर्ति वक्र झुक जाएगा पीछे। पीछे झुकने का मतलब क्या है, काम करने नहीं आ रहे लोग और कम हो रहे, सप्लाई और कम हो रही है, उल्टी मजदूरी बढ़ रही है फिर भी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। एक सीमा तक तो बढ़ेगी लेकिन उसके बाद वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, पूर्ति वक्र पीछे की ओर झुक जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब इसके अंदर निर्धारण कैसा होता है,
तो वही है मांग और पूर्ति के अनुसार। तो ये तो क्या है, सप्लाई वक्र पूरा, और ये क्या है, मांग वक्र। तो मान लो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं पी बिंदु पे, तो ये तो क्या होगी, उसकी मजदूरी की निर्धारण, और यहाँ पे क्या होगी, श्रम की मात्रा, मतलब इस मजदूरी पे इतने श्रमिक कार्य करेंगे। अगर घट जाता है, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे आ गया मांग वक्र, टी बिंदु पे आ गया, तो क्या होगा, मजदूरी और घट जाएगी और उसकी श्रमिक मात्रा भी घट जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, श्रम की मात्रा भी बढ़ जाएगी और मजदूरी, मतलब कैसे संबंध है, सीधा संबंध है, ठीक है। लेकिन एक सीमा के बाद वो वापस क्या हो जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, उल्टा प्रभाव आएगा, ठीक है। तो वो किसके अंदर अपन आय प्रभाव में देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, ये सिद्धांत है सारे। अब है श्रम संघ एवं मजदूरी। जो श्रमिकों के लिए क्या होते हैं, यूनियन बने होते हैं, श्रमिक संगठन होते हैं, और उनका और मजदूरी से कैसा संबंध है, वो क्या मजदूरी के लिए करते हैं, तो वो थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मजदूरी दर का निर्धारण श्रम और मांग की पूर्ति के अतिरिक्त श्रम संघों का हस्तक्षेप से होता है। इसलिए श्रम संघों की स्थापना के कारण श्रमिक संगठित ही नहीं हो गए, अपितु सौदेबाजी करने की शक्ति भी बढ़ गई है, इसलिए वे मजदूरी दर में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए श्रम संघ दो प्रयास करता है, क्या करते हैं, मजदूरी दर में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए श्रम संघ क्या करते हैं, दो तरह के प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रयास तो क्या है, श्रम की मांग बढ़ाकर मजदूरी दर में वृद्धि करना, और दूसरा है श्रम की पूर्ति कम करके मजदूरी बढ़ाना। ठीक है, तो पहला क्या है, श्रम की मांग बढ़ाकर मजदूरी दर में वृद्धि करना। श्रम की क्या बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे। कैसे मांग बढ़ाएंगे, यदि श्रम संघ श्रम की मांग करने में सफल हो जाते हैं तो मजदूरी दर और रोजगार स्तर दोनों में वृद्धि होगी। इसका कारण यह है कि श्रम की मांग बढ़ने पर श्रम की मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगा, यानी मतलब मात्रा बढ़ जाएगी। तो कैसे श्रम की मांग बढ़ेंगे, कि उद्योग बहुत ज्यादा लगे, ज्यादा उद्योग लगेंगे तो क्या होगा, श्रम संघ मिलकर क्या करवाएंगे, उद्योगों की स्थापना करवाने में सरकार से लड़के करवाएंगे उद्योग ज्यादा, तो उद्योग लगेंगे तो उसमें श्रमिकों की तो मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी तो क्या होगी, मजदूरी भी बढ़ जाएगी। दूसरा है, जो कि प्रभाव बहुत रेयर केस में होता है, दूसरा है श्रमिक की पूर्ति कम करके मजदूरी बढ़ाना। श्रम की पूर्ति कम करने के उद्देश्य से श्रम एक संघ और नियोक्ताओं को इस बात पर सहमत होने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि नियोक्ता श्रम संघ द्वारा पूर्ति किए जाए श्रमिक को ही रोजगार देंगे। दूसरी ओर क्या कर सकता है, श्रम संघ सदस्यों को सीमित कर सकता है, काम के घंटे कम किए जा सकते हैं एवं बच्चों को नौकरी देने से रोका जा सकता है। इस प्रकार श्रम की बनावटी तरीके से क्या होगा, मजदूरी बढ़ाई जा सकती है और पूर्ति कम की जा सकती है, तो परंतु रोजगार स्तर कम हो जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, रोजगार का स्तर है जो कम हो जाएगा। मतलब कई लोगों, महिलाओं को, बच्चों को उनसे हटा देंगे या रेस्ट्रिक्शन कर देंगे वो उनके ऊपर या कार्य के घंटे फिक्स कर देंगे कि कोई भी श्रमिक 10 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा, या फिर कह देंगे कि नहीं कोई जो हमारी सदस्यता ले रखी है वही लोग इस फैक्ट्री में कार्य कर पाएंगे, ठीक है, बाकी को वो आने नहीं देंगे। कई जगह ये होता है ना कि कई बार ये संगठन होते हैं तो वो उस संगठन की पहले मेंबरशिप लेंगे तो ही वो उसमें काम करने के लिए आपको देंगे। जैसे कि कई बार ऑटो वाले होते हैं, ठीक है, आपको अगर ऑटो या बस चलानी है उस रास्ते पे तो आपको वहाँ पे उनको संघ में जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो कहेंगे तभी आप वहाँ पे बस चला सकते, नहीं तो आपके साथ गलत कार्य भी कर सकते थे वो, लड़ाई झगड़े भी कर सकते थे, इस तरह की भी चीजें होती है। नेक्स्ट है, श्रम संघ अपनी सदस्यता को प्रतिबंधित न करके सभी संभव श्रमिकों को अपने सदस्य बना, सभी को सदस्य बना दिया और सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने और इस प्रकार नियोक्ता को ऊंची मजदूरी देने के लिए बाध्य करे। एक निश्चित मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त होने पर कोई श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार, ये फिक्स कर दे कि सब मिलके कि हम एक कार्य के लिए 200 रुपये लेंगे, पर डे के 200 रुपये लेंगे, 200 से कम देंगे तो कोई कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे, भले वो घर बैठ जाए लेकिन कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा संगठन कह दे तो उसको जबरदस्ती उसको देना पड़ेगा। नियोक्ता उस मजदूरी पर अपनी श्रम मांग को समायोजित करेंगे, परंतु श्रम संघ श्रमिकों को मजदूरी असीमित मात्रा तक नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अगर मांग करके ऐसा नहीं असीमित तक एक दिन के लाख रुपया दे दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो कहेगा मैं खुद ही बंद कर दूं, मैं भी श्रमिक बन जाऊं, फिर तो एक सीमा तक वो बढ़ा सकते हैं, फिर 100 200 300 100 200 रुपये जो भी है, 1000 2000 ये बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर मंथली है तो इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ाते, उसकी एक सीमा रहेगी। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या। श्रम संघ जब मजदूरी में वृद्धि करने के लिए संघर्ष करते हैं तो एक निश्चित सीमा के पश्चात नियोक्ता जब ऊंची मजदूरी देने में सक्षम नहीं होते तब श्रमिक क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते थे, एक समस्या भी है। दूसरी क्या है, अन्य साधनों की प्रतिस्थापना।
नियोक्ता ये महसूस करते हैं कि श्रम संघों के कारण कार्यों में क्या आती है, शिथिलता आती है, श्रमिकों के स्थान पर मशीनों को प्रतिस्थान। जब इस तरह की ज्यादा घटनाएं होती है, हर श्रमिक मांग करने लग जाते हैं, ठीक है, और बार बार परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि श्रमिक से बढ़िया तो मशीन से लाओ, कुछ मांग तो नहीं करेगा और उत्पादन भी अच्छा करेगा, मन से काम करेगा। तो वो क्या मशीन प्रतिस्थापन जो आज के युग में देखने को मिल रहा है, इस समस्या इतना हावी हो गए, तो हर नियोक्ता क्या रख रहे हैं, मशीनें रख रहे हैं उसमें। नेक्स्ट है मजदूरी न्यूनतम। न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, आखिर में ये भी देख लीजिए कि न्यूनतम मजदूरी होती है। तो न्यूनतम मजदूरी का अर्थ उस न्यूनतम पारितोषण रेमुनरेशन से है जो श्रमिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, जो श्रमिकों को उन सामान्य आरामों को प्रदान कर सके जिनसे उनमें अच्छी आदतों का विकास हो, आत्मसम्मान की भावना बनी रहे तथा वे एक आदरयुक्त नागरिक की स्थिति में रह सके, ठीक है। तो वो क्या होगी, न्यूनतम मजदूरी होगी। अब इसके लिए भारत सरकार की एक मजदूरी की समिति है, उचित मजदूरी समिति, उसने भी अपनी परिभाषा दी है, तो वो थोड़ा सा याद रख दीजिए। क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि न्यूनतम मजदूरी को श्रमिक जीवन स्तर के केवल जीवन यापन की व्यवस्था ही नहीं, परंतु श्रमिकों को कार्यकुशलता को बनाए रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी की थोड़ी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति करनी चाहिए। ये किसकी परिभाषा है, भारत सरकार की उचित मजदूरी समिति, ठीक है। आगे देखिए, मजदूरी न्यूनतम मजदूरी का उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना। क्या है, एक मिनिमम, जैसे एमएसपी होती है ना कि न्यूनतम फसल की कीमत, वैसे वैसे न्यूनतम मजदूरी में निर्धारण करता हो, ताकि क्या होगा, श्रमिकों का शोषण नहीं हो, तथा उन उद्योगों को में मजदूरी बढ़वाना जिनमें वे अत्यंत नीची है और श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकता और सुविधाओं को पूर्ति करके न्यूनतम श्रमिकों को संतुष्टि करके उद्योग में शांति को प्रोत्साहित करें। अब है, इनमें तीन स्थितियां बन सकती है कि सरकार के पास न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के तीन विकल्प होते हैं, ठीक है। पहला तो क्या कर सकती है सरकार, सरकार द्वारा प्रचलित जो मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकती है, या तो जो अभी मजदूरी चल रही है उससे कम निर्धारित करे। दूसरा क्या होता है, प्रचलित मजदूरी के बराबर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकते हैं, जो चल रही है उतनी ही वो फिक्स कर देगी, ये न्यूनतम मजदूरी है। तीसरा क्या हो सकता है, मजदूरी ज्यादा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, जो मजदूरी चल रही है उससे ज्यादा। अब इसमें होगा क्या कि तीनों विकल्पों में से प्रथम एवं द्वितीय विकल्प का कोई महत्व ही नहीं है। जब यार कम देंगे तब तो वो उल्टा करेगा, मतलब जो मेरे लिए वही आप तो नहीं देना चाह रहे हो, ये तो गलत है। या जो चल रही है वो देना चाहते, उसका भी कोई औचित्य नहीं। अगर न्यूनतम मजदूरी क्या ज्यादा वाली मिले तो ही तो फायदेमंद रहेगी। इसलिए आखिर जो फर्स्ट और सेकंड है इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। महत्व किसका है, तीसरे का, क्योंकि इनमें श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, किंतु तृतीय विकल्प में श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि होती है। तो ये थी न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का टॉपिक। अगले अध्याय में हम ब्याज को कवर करेंगे। धन्यवाद।